नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं सुभाष दुबे, अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट, आप लोगों को कुछ ऐसे संवेदनशील विषयों पर अवेयर करना चाहता हूं जो हम सभी के लिए बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं, बहुत ज्वलंत हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आज की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, अब वह ज़्यादातर आर्थिक दिशा में मुड़ चुकी हैं। अर्थात ज़्यादातर हम लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। सवाल यह है कि इस साइबर ठगी से हम बचें कैसे। साथियों, मेरा मानना है कि कुछ छोटी छोटी सावधानियों को बरत करके हम इस साइबर ठगी से बच सकते हैं। वैसे तो विस्तार से मैं बहुत जल्दी ही साइबर ठगी के बारे में आपको एक अलग वीडियो में सेशन में बताऊंगा, लेकिन अभी हम मुख्य मुख्य समस्याओं और उनके कुछ जो छोटे छोटे उपायों से जिनसे हम बच सकते हैं उन समाधानों की ओर अभी आपको हम अवगत कराने जा रहे हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि साइबर ठगी एक ऐसा क्राइम है जिसमें हम आप क्रिमिनल को सामने नहीं देखते, या कभी अगर वीडियो कॉलिंग या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, फेक प्रोफाइल भी देख सकते हैं, फेक फ़ोटो भी देख सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिमिनल्स साइबर ठगी करते हैं वह जिस रूप में हमें सोशल मीडिया में दिखते हैं वह उसी रूप में हों या वो वास्तविक हों। बहुत बार वह ऐसे मामलों में अपनी आइडेंटिटी छिपा करके, किसी दूसरे की फ़ोटो लगा करके, दूसरे की आईडी बना करके, सब कुछ फेक रखते हुए हमसे साइबर ठगी करते हैं। साथियों, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि इस ठगी से बचने के लिए हम किसी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर भी कनेक्टिविटी न करें। जिनको जानते हैं उससे कनेक्ट हों, क्लियर हों बहुत अच्छे तरीके से किसी के बारे में, तभी उनको हम ऐड करें। इसी प्रकार से जो ऑनलाइन हम ठगी के शिकार होते हैं, विशेष करके OTP नंबर के बारे में आप सब लोग सावधान रहें। सभी लोग जानते हैं, हर बैंक अपने तरीके से इस मैसेज को हमेशा सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के द्वारा भेजता है कि किसी भी बैंक के द्वारा कभी भी अपने ग्राहक से पिन नंबर या OTP नंबर मोबाइल का वो अपने आप नहीं मांगा जाता, तब तक कि जब तक कि आप स्वयं खुद डेबिट या क्रेडिट ना कर रहे हों। दोस्तों, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के नाम पर, कभी आपके अकाउंट को अपडेट करने के नाम पर जो साइबर ठग होते हैं वह आपके विश्वास को इसी हथियार के द्वारा तोड़ते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि साइबर ठगी से बचने के लिए सबसे पहले आप एकदम से जागरूक हों कि अगर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कॉल्स आपके बारे में आपके पास कहीं से भी आती है तो आप तत्काल उसको पुलिस में शिकायत करें। किसी भी रूप में इस कॉल पर रिस्पांस ना दें। कभी भी कोई ऑनलाइन सर्चिंग करते समय जो अननोन साइट्स हैं सेंसिटिव नेचर की, उनको क्लिक ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि उनके क्लिक करने मात्र से आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है, क्योंकि बहुत मामलों में आपका जो अपना मोबाइल नंबर है, जो अकाउंट नंबर है, आधार नंबर है, सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं और साइबर ठग इसी बात का फ़ायदा उठाकर आपसे किसी ऐसी प्रोफाइल के थ्रू कनेक्ट होकर, कोई ऐसे फेक अकाउंट के थ्रू कनेक्ट होकर जो रिफ्लेक्स करती हो, किसी रूप में रिजेंबल करती हो किसी नॉन बैंक से या साइट से, उसकी कॉपी करके क्लोन करके
ठगी करते हैं कि आप उसको क्लिक किए और क्लिक करते ही आप साइबर ठगी के शिकार हो गए। इससे बचने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बारे में भली भांति एकदम क्लियर हो लें। किसी भी रूप में ऑनलाइन ठगी के शिकार होने से बचने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी स्थिति में किसी को भी अपना मोबाइल पर अगर आपको पिन नंबर कहीं से भी आता है या OTP नंबर आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए, उसे किसी भी रूप में शेयर न करें किसी के साथ। अपने ATM के पिन नंबर को शेयर न करें। ये बहुत जनरल बात है, बिल्कुल सही है, जनरल बात लग भी रही होगी। बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें मालूम हैं, लेकिन फिर भी हम ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसके लिए जागरूकता ही आवश्यक है। मेरा मानना है जागरूकता ही साइबर ठगी से बचने का सबसे प्रबल हथियार है। और अगर गलती से आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें ताकि आपके संबंधित बैंक अकाउंट्स क्लोज हो सकें, उस पर उतने समय के लिए अन्य ट्रांजैक्शन किसी रूप में ना हो सके, उसको पुलिस की मदद से रोका जा सके। और जो भी ऑनलाइन ठगी आपके साथ हुई है उसमें पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करके पुनः आपको रिलीफ दिला सके। साथियों, इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव विषय है और मैं कहूँगा सबसे ज्वलंत विषय है, वो है वुमेन्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, महिलाओं की सुरक्षा। ये अपने आप में सबसे संवेदनशील विषय है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी 21वीं शताब्दी महिला सशक्तिकरण की शताब्दी है, महिला अधिकारिता की शताब्दी है। इसी कड़ी में वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। महिलाओं की आज उपस्थिति समाज के हर क्षेत्र में है, सेवा के हर क्षेत्र में है। ऐसे समय में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार से कभी कोई समस्या न हो, उसके लिए सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे पारदर्शिता के साथ महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अधिकारिता सुनिश्चित की जा सके। इस कड़ी में मैं विशेष रूप से पुलिस के बारे में कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी अराजक तत्व, शोधों के द्वारा या यूटीजर्स के द्वारा अगर कोई भी परेशानी महिलाओं को होती है तो उन्हें तत्काल 1090 जिसको 1090 के नाम से जानते हैं, इसका एक अचूक हथियार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं को प्रदान किया गया है। 1090 पर कोई भी समस्या, लड़कियां किसी भी प्रकार की अपनी समस्या को इस पर फ़ोन करके शेयर कर सकती हैं। इसकी खासियत ये है कि सेंट्रलाइज रूप से जहाँ पर ये गवर्न होती है वहीं पर किसी भी रूप में जो नाम पता पीड़िता का है वो गोपनीय रखा जाता है। शिकायतकर्ता का नाम पता गोपनीय होने से आपके मन में किसी भी प्रकार का अपनी शिकायत को शेयर करने और जो कल्प्रिट है उसको दंडित कराने में संकोच भी नहीं होता। 1090 से तब तक आपसे संपर्क रखा जाता है जब तक कि आपकी शिकायत का 100% समाधान नहीं हो जाता। जिस प्रकार के अपराध की शिकायत होती है उसकी जो ग्रेविटी का, सेंसिटिविटी का जो ग्रेड होता है उसी हिसाब से उसमें FIR पंजीकृत करने से लेकर, दंडित कराने से लेकर, चेतावनी देने से लेकर हर प्रकार की कार्रवाई 1090 पर शिकायत करने पर सुनिश्चित की जाती है। बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए 1090 बहुत बड़ा हथियार है। आपको अपने इस हथियार का हमेशा प्रयोग करना चाहिए अगर किसी भी प्रकार से आप कहीं भी अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी रूप में खतरा महसूस करती हैं। इसी के साथ साथ
100 और 112 यानी 100 डायल 100 डायल 112 जो अभी डायल 100 के रूप में चल रहा है, और विकल्प में 112 नंबर के रूप में, और एक निश्चित समय अवधि के बाद 112 नंबर के रूप में ही ये कॉल करने पर रिस्पांस होगा, क्योंकि 112 नंबर ये यूनिक नंबर है, हर जगह से काम करेगा। आप देखते होंगे कि कभी भी इस पर कॉल करने पर तुरंत जो मिनिमम रिस्पांस टाइम है तत्काल वहाँ पर डायल 112 नंबर की पुलिस पहुँचती है, और आपका फर्स्ट एड, इसको हम कुछ ऐसा कहेंगे कि 112 नंबर की पुलिस का रिस्पांस वैसा ही है जैसे अगर कभी भी हम किसी दुर्घटना के चोट के शिकार होते हैं कहीं पर, तो फर्स्ट एड की जो आवश्यकता होती है, तो फर्स्ट एड तुरंत हमारी डायल 112 पुलिस करती है। तो आप इस हथियार का भी हमेशा प्रयोग करें। आप में से बहुत सारे लोग करते भी हैं, जो नहीं करते वो भी करें, ये मैं आप सभी से अपील करता हूँ। बाकी उसके बाद थाने पर जाने पर जिस नेचर का अपराध होगा उस हिसाब से अभियोग पंजीकृत कर स्थानीय पुलिस उसमें तत्काल तत्परता से कार्रवाई करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन डायल 112 आपको तुरंत रिलीफ दिलाएगा, इसलिए इस हथियार का हम सभी को दृढ़ता और सतर्कता के साथ हमेशा प्रयोग करना है। हाँ, गलत भी कॉल करके 112 को परेशान न करें। अगर आप किसी समस्या में नहीं हैं, केवल तफरीह करने के लिए कॉल करते हैं, तो भी ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि जब आपकी समस्या हो तो तभी इस हथियार का प्रयोग करें। साथियों, काशी हम सभी लोग जानते हैं, आज से नहीं, लगभग 5000 साल से ज़्यादा समय से जीवंत महानगरी है। जीवंत महानगरी होने के साथ साथ विश्व की सबसे प्राचीनतम महानगरी है, जो मैं कहूँगा कि जो उसकी सातत्यता है, निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, उसको उसने एक विशिष्ट अंदाज में, विशिष्ट उल्लास के अंदाज में बरकरार रखा है। तो काशी में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस आप सभी लोगों को हमेशा यहाँ के पर्यटक स्थलों को, यहाँ के धार्मिक स्थानों को, यहाँ के आध्यात्मिक केंद्रों का अपने पूरे मनोयोग से आप सभी को सुरक्षा का भाव देकर विजिट कराने के लिए हमेशा तत्पर है। देश विदेश के यहाँ पर पर्यटक आते हैं, देश की सांस्कृतिक राजधानी है, और एक ऐसी महानगरी है, मैं फिर कहूँगा, कि जिसका प्रवाह सातत्यता से लगातार चल रहा है। हम हमेशा कहते हैं, इतिहास के विद्यार्थी होने के कारण ये तथ्य जानते हैं कि हमारे महाभारत में अगर हम देखते हैं तो काशी नरेश का उल्लेख है, और काशी नरेश की पुत्रियों का संबंध हस्तिनापुर के तत्कालीन उस समय जो गंगापुत्र भीष्म, जो वहाँ के राजव्यवस्था के प्रमुख के रूप में थे, संरक्षक के रूप में, राज सिंहासन के रूप में थे, कभी यहाँ काशी नरेश के दरबार में आकर अपने भाइयों के लिए काशी नरेश की पुत्रियों को यहाँ से स्वयंवर से ले गए थे। हम जब आ जाते हैं और आगे पीरियड में, जहाँ से हमारा ज्ञात इतिहास ज्ञात होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि लिखित इतिहास बड़े अच्छे तरीके से मिलने लगता है, जिसको हम 16 महाजनपद काल कहते हैं, षोडश महाजनपद काल। उनमें भी 16 महाजनपद, यानी कि उस समय हमारे भारतवर्ष में जो 16 प्रमुख महानगर थे, उनमें काशी नंबर 1 पर था। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मत्स्य, मल्ल, अवंती, अश्मक, अंग, वत्स, वज्ज, शूरसेन, चेद, पांचाल, गांधार, ये 16 महाजनपद जो थे, इनमें हम पाते हैं काशी एकदम नाम से ही स्पष्ट है, यही हमारी अविरल, अविकल, अविनाशी काशी, जहाँ के वासी होने का हम सभी को आज की तिथि में सौभाग्य प्राप्त है।
ये नंबर 1 पर है। और कौशल से अर्थ आज की अयोध्या नगरी से है। शूरसेन का उस समय भाव मथुरा से है। मगध का भाव हम सभी जानते हैं पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना से है। तो जो हमारे मुख्य मुख्य आज के महानगर हैं, 16 महाजनपदों में रहे हैं, वो उसमें भी काशी ही एकमात्र महानगर है जिसका अजस्र प्रवाह लगातार बहता चला आया। हम सभी जानते हैं बाद में सत्ता के केंद्र बदलते रहे इतिहास में। पाटलिपुत्र साम्राज्य के बाद हम बहुत ज़्यादा मगध को केंद्र के रूप में नहीं पाते, लेकिन एकमात्र काशी ही एकमात्र महानगर ऐसा रहा जो लगातार, मैं कहूँगा कि जीवंत रहा, लगातार अविरल अविकल अविचल गति से प्रवाहशील रहा। तो इस महानगरी में आप सभी लोग पर्यटन के लिए आते हैं। यहाँ पर आपका पर्यटन निर्भय हो, सुरक्षित हो, आप अपने को पूरी तरह से यहाँ पर बेहतर महसूस कर सकें। इसके लिए वाराणसी में कमिश्नरेट पुलिस में पर्यटक थाना भी है। प्रदेश सरकार ने पर्यटक थाना बहुत कम जनपदों में, मैं कहूँगा जहाँ पर्यटक आते हैं, पर्यटक थाने हैं, उनमें से काशी में यानी वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस में भी पर्यटक थाना होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर पर्यटक अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को तत्काल बता सकते हैं। किसी दिन मैं आप सभी का पर्यटक थाने से और अधिक परिचय कराऊंगा। पर्यटक थाना हमारा सारनाथ में है। इसी के साथ साथ हम कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो किसी को यहाँ पर स्पेशली काशी में, तो हम सब लोग ऑफिस में लगातार जन सुनवाई हेतु जो 2 घंटे का निर्धारित समय है उसमें उपलब्ध रहते ही हैं। उसके बाद भी अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा तात्कालिक दौरा नहीं रहा, कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं रहा, तो जब तक आम जनमानस से किसी की किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए हम लोग अहर्निश उपलब्ध हैं, तत्पर हैं। साथियों, आज मैंने आप लोगों को जो साइबर क्राइम के बारे में, महिला सुरक्षा के मामले में, अपने पर्यटक थाने के बारे में बताया, उसी कड़ी में साइबर सुरक्षा से जुड़े जो भी अन्य अपराध आते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ साइबर थाना भी है। और ये साइबर थाना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश के सभी मंडलों में इस समय कार्यरत है। साइबर क्राइम से जुड़े अब सभी मंडल मुख्यालय पर थाने खुल चुके हैं और वो कार्यरत हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर साइबर ठगी के आप शिकार होते हैं तो अपने मंडल मुख्यालय के साइबर थाने पर निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा जो बचाव है वो आपकी जागरूकता है। अगर आप जागरूक हैं, आप किसी साइबर ठग के झांसे में नहीं आते, तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं आएगी। मैं डिजिटल सिक्योरिटी के ही मामले में स्पेशली सोशल मीडिया के बारे में कह रहा था, अनजान लोगों से बचने के मामले में। तो कोशिश करें कि अनजान लोगों से दोस्ती ना करें, और किसी भी प्रकार से अगर वहाँ पर आप किसी रूप में ठगी के शिकार हो गए हैं, स्पेशली इस समय हनी ट्रैप का एक सोशल मीडिया पर ये बहुत सारे लोग छिपाते हैं अपनी बात को, बहुत तनाव में भी रहते हैं। किसी भी रूप में इस प्रकार से आप शिकार हुए हैं तो इसमें आप बिल्कुल और बिल्कुल चुप रह कर ना बैठें। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर ज़रूर संपर्क करें, वहाँ पर अपनी समस्या बताएं। जिस क्षण आप अपनी समस्या से स्थानीय पुलिस को अवगत कराएंगे, आप विश्वास करिए आपका तनाव उसी क्षण से दूर हो जाएगा, और जो अपराधी है, जो ठग हैं, उनके तनाव का समय शुरू हो जाएगा। क्योंकि पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा, सेवा और सम्मान में
अहरनिश तत्पर है। दोस्तों, काफ़ी विस्तार से हम किसी अन्य दिन एक एक विषय पर ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।